नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का आई थिंक आखिरी वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा जो था दैट वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन इट एज द सेल्फिशनेस। कितना ज्यादा तुम्हारा जो एटम है बीच का सेल्फिश हो सकता है। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इट डज इज इट द एबिलिटी, द नेचर और द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम in atom in a bonded state to attract the shared pair of electrons towards itself। ठीक है। अपना जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींचने का जो एबिलिटी होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है ना। वी डिस्कस्ड द फैक्ट्स दैट हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो तुम्हारा एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में कम होते जाता है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा जितना होगा, ठीक है, उसके अंदर एस कैरेक्टर जितना तुम्हारे पास होगा उतना तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ता है। और फाइनली द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जो तुम्हारे अटैच्ड है, जैसे जिसमें हम लोगों ने बोला था वो व्हाट डू यू कॉल इट, इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है। इंडक्शन यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव इंडक्शन, नेगेटिव इंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, इफ हाइड्रोजन इज द वन दैट इज बेसिकली अटैच्ड, हाइड्रोजन अगर तुम्हारा अटैच्ड है तुम्हारे कार्बन के साथ, तो क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स देता है, जिसके कारण कार्बन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तुम्हारा ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच नहीं पाता। Whereas तुम्हारे पास फ्लोरीन और फ्लोरीन के केस में क्या होता है? दे बेसिकली प्रोड्यूस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का जो फील्ड है वो तुम्हारा कम कर देते हैं। ठीक है। I'll give you an example यहाँ पे। ठीक है। लेट्स सी, ऐड अ पेज। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था? वी डिस्कस द फैक्ट दैट अगर मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पे कार्बन है, तुम्हारे यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को देगा। इट विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। whereas इन द केस ऑफ क्लोरीन क्या होगा? वो तुम्हारे कार्बन से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इस केस में क्या हो रहा है? कार्बन इज सराउंडेड बाय तुम्हारा एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड से वो सराउंडेड है ऐसे करके। ठीक है। whereas इन द केस ऑफ तुम्हारा ये जो यहाँ का जो कार्बन है, यहाँ पे तुम्हें क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी देखने को मिल रहा है। यू आर सीइंग अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर, जिसके कारण क्या होगा? ये वाला जो कार्बन है इट विल बी एबल टू बेसिकली पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मच फास्टर, मच बेटर। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ गया? सो दिस वन विल हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस्ड अबाउट द पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल जो होता है तुम्हारा XA माइनस XB, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, हम लोगों ने पाउलिंग स्केल से डिस्कस किया था। ठीक है। सो पाउलिंग स्केल में डेल्टा की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा? डेल्टा क्या होता है तुम लोगों का? हम्म, सीखो रे, क्या बोलते हैं, घर जाके याद करो। ई ए ए माइनस मल्टीप्लाइड बाई ई बी बी, दैट इज तुम्हारा बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन टू ए मॉलिक्यूल्स और ए एटम्स एंड बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन टू बी एटम्स। ठीक है। सो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? ई ए बी माइनस रूट अंडर ई ए ए मल्टीप्लाइड बाई ई बी बी। ये तुम्हारा डेल्टा मिल जाता है। डेल्टा मिलने के बाद हम लोग हमारे इस इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं, और जो भी हमें चाहिए एक्स या एक्स बी जो भी हमें चाहिए उसकी वैल्यूज हम लोग निकाल देते हैं। पाउलिंग स्केल जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा तुम्हारे एग्जाम के अंदर, प्लीज इसको ढंग से याद रखना। अगला, फिर उसके बाद हमारे पास आता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें
क्या क्या चीजें समझने को मिलती है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, वी हैव नेचर ऑफ द बॉन्ड। If the difference between the electronegativities of two atoms is less than 0.9, the bond formed between them is predominantly covalent. And if the difference is more than 1.9, the bond is predominantly ionic. But if the difference is 1.9, the bond has both 50% ionic and 50% covalent characters. ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो अलग अलग एटम, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे है एक एटम ए और ये है तुम्हारा एक एटम बी, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, देयर इज अ बॉन्ड बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। अगर ए और बी के बीच में जो तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर वो तुम्हारी 1.9 से कम है, दैट इज दोनों की सेल्फिशनेस कंपेरेबल है, ए और बी का सेल्फिशनेस अगर कंपेरेबल है, तो क्या होगा, तुम्हारा जो ये बॉन्ड बनेगा ना ए और बी के बीच में, ये तुम्हारा प्योरली या फिर प्रीडोमिनेटली, प्योरली लिखने से ज्यादा अच्छा है, प्रीडोमिनेटली कोवैलेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर 1.9 से कम है तुम्हारे पास, इफ इट इज लेस देन 1.9, ठीक है, तुम्हारा ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लेस देन 1.9, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 1.9, क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रीडोमिनेटली आयनिक, आयनिक बॉन्ड बनाएगा तुम्हारे दो एलिमेंट्स के बीच में। अगर एग्जैक्टली exactly तुम्हारा 1.9 के बराबर है तो क्या होगा, ये तुम्हारा बॉन्ड दोनों के दोनों कैरेक्टर शो करेगा, तुम्हारा आयनिक कैरेक्टर भी शो करेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी शो करेगा। 50% आयनिक एंड 50% कोवैलेंट कैरेक्टर तुम्हारा शो करेगा। दिस इज व्हाट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। Non-metals have strong tendency to attract an electron, so they are more electronegative. On the other hand, metals, because of their very less tendency to attract electrons, generally have low electronegativity. Thus, electronegativity is directly related to the non-metallic character and inversely related to the metallic character. इसका मतलब क्या है? If an element is very highly electronegative, तो वो नॉन मेटल होगा। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारी बहुत ज्यादा कम है, तो वो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से तुम्हारी वेरी करती है। ठीक है। मेटल्स हैव वेरी लार्ज, सॉरी, नॉन मेटल्स हैव वेरी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द लार्जेस्ट। ठीक है। और वो भी क्या है, तुम्हारा नॉन मेटल है। ठीक है। उसी तरह से मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। हेंस as the electronegativity increases a period across a period, जब तुम जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारी इंक्रीज होती जा रही है, तो वो एलिमेंट क्या कर रहा है, अपना मेटालिक कैरेक्टर लूज करते जा रहा है। when you are going from left to right across a period, what is happening, it is slowly losing its मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। सिमिलरली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते वक्त क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर तुम्हारा नीचे जाते वक्त ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाता है। ठीक है। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। The electronegativity decreases from top to bottom, therefore the metallic character increases from top to bottom. Electronegativity is directly proportional to non-metallic character, electronegativity is inversely proportional to the metallic character. समरी समझ में आ गया अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। नाउ सिमिलरली, ये तो हो गया। नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में फर्क क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। Electron gain enthalpy is the tendency of an isolated gaseous atom to attract an electron.
आइसोलेसिस गैसियस एटम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, इन सब की एबिलिटी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा आइसोलेटेड एटम में नहीं दिखता, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर रहने वाले एटम की सेल्फिशनेस, that is the ability to attract the electron pair towards itself, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? we call it electronegativity. so electron gain enthalpy किसके लिए होता है? isolated atoms के लिए होता है, और electronegativity तुम्हारा bonded बॉन्डेड एटम्स के लिए होता है। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारे आइसोलेटेड के लिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा आइसोलेटेड के लिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा तुम्हारा मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। हाँ, दो अलग अलग एटम्स के बीच में इनसाइड अ मॉलिक्यूल ही हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर होता है। इट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम, ठीक है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, इट इज रिलेटिव अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम। इसको रिलेटिव क्यों बोला जाता है? हाँ, व्हाई डू वी कॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अ रिलेटिव पावर? इट डिपेंड्स कि तुम्हारे सामने जब जिसको तुमने बॉन्ड करके रखा हुआ है वो कौन है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, इफ यू हैव टू एटम्स ए ए एंड बी, जहां पे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा? ए और बी जब बॉन्ड बनाएंगे तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बी के ज्यादा करीब होगा, क्योंकि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मगर अगर दो बी एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है मान, ठीक है, दोनों ही इक्वली सेल्फिश हो जाएंगे, तो क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पे जब बी और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में रहेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। द रिलेटिव स्ट्रेंथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा ओपोनेंट कौन है, किससे तुम इलेक्ट्रॉन के पेयर को छीन के अपने पास ला के रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। समझ में आ गया? इसी के ऊपर तुम्हारा पूरा का पूरा स्टोरी घूमते रहता है। क्लियर है ये बात? सो व्हाट इज तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इट इज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, whereas electron gain enthalpy electronegativity is the relative power of an atom in a molecule. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो पावर है टू बेसिकली पुल एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, डिपेंड्स ऑन हु द ओपोनेंट इज। ओपोनेंट कौन है तुम्हारा पता चलना चाहिए। इफ यू हैव एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तब तो क्या होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HCl का केस देख लो। HCl के केस में जब तुम्हारा एक बॉन्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है that is existing between hydrogen and chlorine, it is basically more attracted or more closer towards the chlorine atom, chlorine atom के करीब होता है तुम्हारा, ठीक है। समझ में आ गया? अगला आगे बढ़ते हैं। नाउ तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। ये तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, whereas electronegativity is a property of a bonded atom, ठीक है। बॉन्डेड एटम के अंदर ही देखने को मिलता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कितना है। इट इज ओनली अ रिलेटिव नंबर एंड कैनॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के साथ मेजर नहीं कर सकते, हम लोग रिलेटिवली मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन हमारे पीरियोडिक टेबल में रहने वाले सभी के सभी एटम के साथ कंपेयर करने के बाद हम लोगों ने बोला कि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मगर हम लोग लिटरली फाइंड कर सकते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक फ्लोरीन एटम जब तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो कितना एनर्जी छोड़ता है, वी कैन एक्चुअली मेजर इट।
हाँ, एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है। समझ में आ गया? यू कैन ओनली कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट यू कैन एक्सपेरिमेंटली मेजर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू फॉर एन एटम इज कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? बिकॉज तुम जब उसे मेजर कर रहे हो, उसे आइसोलेट करके, अकेला रख के उसको तुम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और वो एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। और ये हमेशा, जितनी बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे, हमेशा सेम वैल्यू निकल के आएगी। मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन हु योर ओपोनेंट इज। अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम ही हो, जैसे यहाँ पे तुम रिया खड़ी हो, यहाँ पे तुम्हारा क्लोन रिया खड़ी है, तुम दोनों के दोनों टग ऑफ वॉर में क्या बोलते हैं, एक रस्सी को खींचने की कोशिश कर रहे हो, विल द रस्सी बज? नहीं, बीच में ही रहेगा। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होता है। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में फर्क क्या होता है, डिफरेंस नहीं पूछेंगे। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बुक में लिखना है, लिख लो। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं यहाँ पे। तुम्हारा बहुत, क्योंकि इतना ज्यादा सिमिलर है, लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम चीज है। ठीक है, दोनों में ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया जा रहा है। दैट इज व्हाई पीपल फील दैट दे आर बोथ द सेम थिंग, बट दे आर नॉट द सेम थिंग, दे आर नॉट। समझ में आ गया? नाउ अगला, हाँ हाँ, गैसियस एटम यानी कुछ भी हो सकता है, सोडियम भी तुम्हारा गैसियस एटम हो सकता है। तुम उसे इतना ज्यादा हीट कर रहे हो, आयरन को भी गैस बना सकते हो। You can convert an iron atom also into a gas if you provide it with enough heat, enough energy दे रहे हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड से लिक्विड में जाके लिक्विड से गैस में चले जाएंगे, वेपरस आयरन। ठीक है, गैसियस एटम कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, ऑक्सीजन भी हो सकता है, O2 नहीं, ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम। इट इज नॉट बाउंडेड, आइसोलेटेड इसलिए तो बोला जाता है। हाँ, इट इज नॉट बॉन्डेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा होता है बाउंडेड के लिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम कितना तुम्हारा एनर्जी बाहर निकाल के देगा when you provide it with an electron। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। The periodic trends to different periodic properties of elements in the table are shown below। So अभी हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है? वन इज अवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द ग्रुप है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड है। तो हर चीज का डबल है, ग्रुप में भी है, पीरियड में भी है। एटॉमिक रेडियस ग्रुप में भी है, एटॉमिक रेडियस पीरियड में भी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारे पीरियड में भी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारे ग्रुप में भी है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी तुम्हारा क्या है, इट्स इन द ग्रुप एज वेल एज इन द पीरियड। और मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज तुम्हारे पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से वेरी करते हैं तुम्हें समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हमारे एटॉमिक रेडियाई को देखते हैं। एटॉमिक रेडियाई हमें पता है, एज वी मूव अलोंग द पीरियड, हमारा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस शील्डिंग, क्या होता है, तुम्हारा एटम धीरे 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 करके छोटा होते जाता है। when we move from left to right along a period, what happens, the atomic radii decreases, है ना। the atomic radius तुम्हारा डिक्रीज होता है। इसलिए नीचे देखो एरो उन्होंने कैसे मार्क करके रखा हुआ है, राइट से लेफ्ट की तरफ एरो मार्क है। इसका मतलब क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ तुम्हारा इंक्रीज होते जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। समझ में आ गया? उसी तरह से तुम्हारा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग अ ग्रुप, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम एक नया शेल निकल रहा है, सो टॉप टू बॉटम तुम्हारा डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है। फिर आता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारा लेफ्ट से राइट की तरफ जाते वक्त तुम्हारा इंक्रीज होता है ना। लिथियम सोडियम जैसे मेटल्स में क्या होता है,
बहुत कम उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो लिथियम सोडियम जैसे मॉलिक्यूल्स तुम्हारे आसानी से लूज कर पाते हैं, मगर जैसे जैसे तुम पीरियड के अलोंग जाते हो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। लेफ्ट से राइट में जब हम लोग जाते हैं इंक्रीज होता है, मगर टॉप से लेके बॉटम में जाते हो क्या होता है? तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ क्या? इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट। अंदर ही अंदर तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? शील्ड करने की कोशिश कर रहा है ना? इट इज ट्राइंग टू शील्ड यू। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? हाँ, तुम्हारा लेफ्ट से लेके राइट में जाते वक्त तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होते जाती है, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है तुम्हारा क्या कर रहा है? इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारी इंक्रीज कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई थिंक मैंने गलत बोल दिया था, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा नीचे से ऊपर जाते वक्त तुम्हारा क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाते वक्त तुम्हारा डिक्रीज होता है, नीचे से ऊपर जाते वक्त तुम्हारा इंक्रीज होने लगता है। सेम गोज फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऊपर से नीचे जब हम लोग जाएंगे तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लूजली बाउंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करने लगेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज करने लगेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और कुछ बचा है? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम लोगों ने बोल दिया है ना? बेसिकली लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे हमारे पीरियड के अक्रॉस तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाएगा तो घट जाएगा। मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज भी तुम लोगों को पता है। हमारा जो मेटालिक प्रॉपर्टी है इट इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हो क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीज हो रहा है। लुक एट द एरो, इस एरो को देखो यहाँ पे, द मेटालिक कैरेक्टर तुम्हारा ऐसे बढ़ रहा है ना? दैट इज यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। फ्लोरीन तुम्हारा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वहां से तुम्हारा फ्रांसियम तक जा रहा है, विच इज अ वेरी हाईली मेटालिक एलिमेंट, फ्रांसियम। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर तुम्हारा डायगनली इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तुम्हारा फ्लोरीन बिकम्स द मोस्ट नॉन मेटालिक मेटल। समझ में आ गया? अगला, सारे के सारे हो गए। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डज व्हाट? तुम्हारा increases from left to right. Ionization enthalpy decreases from top to bottom. Electron gain enthalpy increases from left to right. Electron gain enthalpy decreases from, sorry, electron gain enthalpy decreases from top to bottom. फिर उसके बाद atomic radii decreases from left to right. Atomic radii increases from top to bottom. मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा टॉप राइट से लेके बॉटम लेफ्ट की तरफ जाता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बॉटम लेफ्ट से लेके टॉप राइट की तरफ इंक्रीज होते हुए जाता है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है तुम्हारा। अगला, periodic trends in chemical properties. Periodic trends in chemical properties. From the above discussion, it is clear that the periodic properties play a key role in the study of chemistry of different elements and their compounds. Moreover, these properties are also affect the chemical behavior of the elements to a very large extent. However, most of the trends in chemical properties of elements like diagonal relationship, inert pair effect, lanthanide contraction, and its effects will be discussed along with the study of chemistry of different blocks. Here we will only discuss some of the chemical properties. सिर्फ बहुत कम chemical properties के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो तुम्हारा 12th क्लास होता था, 12th क्लास में तुम्हारा चैप्टर निकल के आता था द एस ब्लॉक, द पी ब्लॉक एंड द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लकीली फॉर यू गाइस तुम्हारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरी की पूरी तरह से हटा दिया गया था। दो चैप्टर जो थे
एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक अलग से आता है, वो दोनों के दोनों चैप्टर तुम्हारे हट चुके हैं। ठीक है, अगला periodicity of valency or oxidation states. Valency is the most important characteristic property of an element and is defined as the number of hydrogen or halogen atoms or double the number of oxygen atoms with a with an atom of an element. ठीक है, so कितने हाइड्रोजन या फिर तुम्हारे हैलोजन एटम्स लग सकते हैं या फिर डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो लग सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट क्या, वैलेंसी। वैलेंसी इसी को बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, -1। क्लोरीन का -1 होता है, क्यों क्लोरीन का -1 इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की चाहिए क्लोरीन की। कैल्शियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम अर्नेस, गलत, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होता है तुम्हारा। ठीक है, सो फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन है तुम्हारे, एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, इट इज जनरली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल और इक्वल टू द 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो तुम्हारा जो वैलेंसी होता है यूजुअली या तो तुम्हारा आउटरमोस्ट नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल होता है या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल होता है। समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो बोरॉन लिथियम बेरिलियम बोरॉन जो है, बोरॉन की वैलेंसी +3 है, 13th ग्रुप में होता है। ठीक है, सो +3 वैलेंसी है तो 13 माइनस ये रुको 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी आउटरमोस्ट शेल। एक सेकंड रुको, फिर सो वैलेंसी कितना हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का तुम्हारा वैलेंसी 1 होगा, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स का वैलेंसी 2 होगा, थर्ड ग्रुप का जो है नंबर जो है 13 उसका वैलेंसी 3 होगा, फिर उसके बाद 14th ग्रुप का 4 होगा, 15th ग्रुप का 5 होगा, 16th ग्रुप का 6 होगा, 17th ग्रुप का 7 होगा और 18th ग्रुप का 8 होगा। ठीक है, वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे मौजूद है इन दी आउटर मोस्ट शेल। समझ में आ गया, हाँ क्या, हाँ दोनों अलग अलग वैलेंसीज हो सकती है इसके पास, वैलेंसी +3 भी हो सकती है, वैलेंसी +5 भी हो सकती है, इसलिए लिखा है इन्होंने। However, nowadays the term oxidation state is more in use as a common vocabulary. It is defined as the charge separated by an object on the train of the electronegativities of other atoms in the molecule. ठीक है, एक सेकंड दो मेरे को। So, periodic trends in chemical properties. From the above discussion, it is clear that the periodic properties play a key role in the study of chemistry of different elements and their compounds. Moreover, these properties also affect the chemical behavior of the elements to a very large extent. However, however, most of the trends in chemical properties of elements like the diagonal relationship, inert pair effect, lanthanoid contraction, and its effects will be discussed later along with the study of chemistry of different blocks. Here we will study only some of the chemical properties. Periodicity of valency and oxidation state. Valency is the most important characteristic property of an element and it is defined as the number, ये तो हमारा हो गया था यार, the number of hydrogen and halogen atoms or double the number of oxygen atoms that combine with an atom of an element. For representative elements S and P block elements, it is generally equal to the number of electrons present in the outermost shell or equal to 8 minus number of electrons present in the outermost shell. ठीक है, तो वैलेंसी तुम्हारा क्या होता था,
यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। सो दीज वर द बैलेंसेस दैट यू हैड। समझ में आ गया? अगला, however nowadays the term oxidation state is more in use। आजकल हम लोग बैलेंसेस का जो टर्म है ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, is more in use as compared to balancing। It is defined as the charge acquired by an atom on the basis of electronegativities of other atoms in the molecule। ठीक है, एक एटम कितना चार्ज तुम्हारा लगा रहा है अपने ऊपर, सर के ऊपर कितना चार्ज ले रहा है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द अदर एटम्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेम मॉलिक्यूल। इसके बारे में आप लोग अभी समझने वाले हैं, देखो, ठीक है। Now, in the charge acquired by an atom on the basis of the electronegativities of other atoms in the molecule. For example, in the two oxygen compounds OF2 and Na2O, the order of electronegativity of the element किसके प्रकार होता है? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारे ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारे सोडियम से ज्यादा होती है। ये बात तो पक्की है ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सोडियम तुम्हारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तुम्हारे पास, ठीक है। इन OF2 each fluorine atom with outer electronic configuration 2s2 2p5 share its one electron with the oxygen। Being most electronegative, fluorine has an oxidation state of -1, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, F-1। Oxygen will occur with outer electronic configuration 2s2 2p4 shares two electrons with two fluorine atoms and acquires two positive charges, that is its oxidation state becomes OF2 में तुम्हारा कितना हो जाएगा, +2। so this is how it's going to look like। यहाँ पे रखो, एक पेज इंसर्ट कर देता हूं, देखो। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, यू हैव ऑक्सीजन हियर। तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 है उसके पास। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन हो गया, इसके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों के बीच में ये शेयरिंग हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब यहाँ पे वापस आओ, यही इसको देख के यहाँ पे वापस आओ। इन OF2 each fluorine atom with an outer electronic configuration of 2s2 2p5 shares its one electron with the oxygen। Being most electronegative, fluorine has an oxidation state of -2। Oxygen with an electronic configuration of 2s2 2p4 shares two electrons with the fluorine atom and acquires +2 positive charge। That is ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कितना बन जाता है, OF2 के अंदर, OF2 के अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाता है +2। फर्दर इन Na2O ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम क्या करता है, आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम, one from each sodium atom, and hence shows the oxidation state of -2, where sodium with outer electronic configuration of 3s1 loses this electron to oxygen and thus exhibits an oxidation state of +1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड्स कि किसके पास पॉजिटिव चार्ज जाएगा, किसके पास नेगेटिव चार्ज जाएगा। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा था, फ्लोरीन वाज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम लोगों ने क्या बोला, हर एक फ्लोरीन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इन 2 फ्लोरीन एटम्स को।
दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इन दो फ्लोरीन एटम्स को, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2। Na2O में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है दो अलग अलग सोडियम एटम्स में से, दो अलग अलग सोडियम एटम्स में से वो क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जा रहा है, और ईच एंड एवरी सिंगल सोडियम के ऊपर Na के ऊपर यहां पे प्लस, और इस Na के ऊपर भी यहां पे प्लस आ जा रहा है। ठीक है, सो हु डिपेंडिंग ऑन हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होता है, तुम्हारा डिसाइड होता है कि कौन होगा नेगेटिव और कौन होगा पॉजिटिव। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन होगा नेगेटिव, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में ऑक्सीजन होगा नेगेटिव। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला, where Na with the outer electronic configuration of 3s1 loses an electron and becomes oxidation state +1. The above discussion also shows the oxidation state of an element can be 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीनों के तीनों केसेस हो सकते हैं तुम्हारे एक एलिमेंट के। एन एलिमेंट कैन हैव 0 एज एन ऑक्सीडेशन नंबर, +1 एज प्लस और माइनस वैल्यूज हो सकती है। हमने देखा ना, ऑक्सीजन के ऊपर तुम्हारा +2 लगते हुए और -2 लगते हुए देखा है हम लोगों ने। सो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। Higher p block elements show more stability for lower oxidation states because of the inert pair effect, that is reluctance the s electron of the valence shell to take part in bonding. For example, Pb4 plus is more stable than Pb2 plus. ठीक है, लेड के ऊपर अगर +4 चार्ज लगा हुआ है तो वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू Pb2 plus। फॉर बी ब्लॉक एलिमेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर हो जाएगा, n-1 d इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्लस NSE इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। सो वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन क्लास 12। ये दोनों के दोनों लास्ट के जो पॉइंट्स है ना, इनके बारे में हम लोग और ज्यादा सीखेंगे 12th क्लास में। नाउ वेरिएशन ऑफ द वैलेंसी इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, किस तरह से हमारी वैलेंसी जो है वेरी कर रही है इन द पीरियोडिक टेबल। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, the number number of valence electron increases from 1 to 8. The valency of the elements with respect to hydrogen and chlorine increases from 1 to 4 and then decreases to 0, है ना। यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं। you have तुम्हारा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये क्या हो जाता है, +1, +2, +3, +4, -3, -2, -1, 0। सो 1 से 4 के बाद वापस 0 में चले जाता है तुम्हारा। ठीक है, दैट्स व्हाट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। On moving from left to right along a period, the number of valence electron increases from 1 to 8. लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स वैलेंस शेल, तुम्हारा नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में तुम्हारी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, LiH, दैट मींस एक हाइड्रोजन आ सकता है। फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम BeH2, BH3 बोरॉन, फिर उसके बाद CH4, फिर उसके बाद NH3। यहां पे देखो 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 देखो, लुक एट दिस, तुम्हारे पास विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन का मतलब क्या है पता है, LiH। ठीक है, तुम्हारा विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन का मतलब है यहां पे यू हैव LiH, BeH2 और तुम्हारा BH3। ठीक है, फिर उसके बाद CH4, फिर आता है तुम्हारा NH3। यहां पे देखो रिया, ऊपर देखो, NH3, फिर तुम्हारा H2O, फिर तुम्हारा यहाँ पे
HF और 0। समझ में आ गया? सो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन LiH एक हाइड्रोजन लग रहा है, फिर 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, फिर 3 हाइड्रोजन लग रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इस तरह से तुम्हारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 8, whereas the valency with respect to hydrogen is going from 1 to 4 then back to 0। 1 से लेके 4 फिर back to तुम्हारा 0 हो जा रहा है। Is this understood? Okay. Now it can be better understood by taking the example of different elements on the second period। second period के elements क्या क्या है हमारे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो LiH, BeH2, BH3, CH4, NH3, H2O, HF। फिर उसके बाद LiCl, BeCl2, PCl3, CCl4, NCl3, Cl2O और ClF। ठीक है, 1 2 3 4 3 2 1 0। इस तरह से ही तुम्हारा फिर से क्या हो रहा है? कंटिन्यूएशन हो रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो दिस इज वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे वैलेंसीज विथ रिस्पेक्ट टू सम एलिमेंट्स हम लोग स्टडी करते हैं। अदरवाइज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग फ्रॉम 1 टू कहां तक जा रहा है? 1 से लेके 8 तक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तुम्हारे। बट क्या हो रहा है? वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज गोइंग फ्रॉम 1 2 3 4 3 2 1 0। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये बात? किस तरह से तुम्हारे सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गया? हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ, नॉट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ। नाउ इन अ ग्रुप all the elements have the same valency। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम की वैलेंसी 1, फिर उसके बाद सोडियम की वैलेंसी 1, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 1, फिर उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की वैलेंसी 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब की वैलेंसी तुम्हारी 1 है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, इन सब की वैलेंसी भी क्या है? अगेन 1 है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, है ना? नाउ in a group all the elements have the same valencies as the number of valence electrons are the same। outermost shell में तुम्हारा same number of electrons होता है when you go down the group। ठीक है, अगला prediction of formula of a compound from valency। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी दे रखा है तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड कैसे बनाओगे? समझ में आ गया? नाउ from the valencies of elements it is possible to predict the formula of the compound by formed by them। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है तो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा वो? CH4, है ना? तो इसी तरह से if we have the element beryllium and chlorine and we want to know the formula of the compound formed by these elements, तो बेरिलियम की वैलेंसी क्या होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम +2 होता है। क्लोरीन का क्या होता है? -1, है ना? सो बेसिकली +2 -1 क्या बन जाएगा तुम्हारा? BeCl2। ठीक है, सो if we have the element beryllium and chlorine and want to know the formula of the compound formed by these elements, first of all we have to find their valencies। beryllium belongs to the second group, तो वैलेंसी तुम्हारी 2 हो गई। chlorine however belongs to the halogens, तो वैलेंसी तुम्हारी 1 हो गई। when these two are combined तो तुम्हारा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, बेरिलियम के नीचे 2 लिखा जाता है, क्लोरीन के नीचे 1 लिखा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या मिलेगा? BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। समझ में आ गया? सो सिर्फ और सिर्फ अगर हमें एक वैलेंसी दे रखी है तो किस तरह से हमें जोड़ना है हमें समझना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो एनोमलिस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। जो सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स है, सेकंड पीरियड मतलब क्या है तुम्हारा? यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनके अंदर क्या क्या एनोमलीज है इनको समझना है। The first member of each group of the representative elements, that is lithium, beryllium and group 13 to 17, that is boron to fluorine,
differ from other members of their respective groups. इनका रीजन क्या है? क्योंकि सबसे पहले तो इनका रेडियस बहुत छोटा होता है, दे आर द स्मॉलेस्ट इन द ग्रुप, है ना। जो लिथियम होता है इट इज द स्मॉलेस्ट, तुम्हारा फ्रांसियम सबसे बड़ा है तो लिथियम सबसे छोटा है, लिथियम इज द स्मॉलेस्ट। लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो, ठीक है, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एंड एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का ना होना, समझ में आ गया? डी ऑर्बिटल का ना होना, तुम्हारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना, है ना। व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो ग्रुप 2 के जितने भी पीरियड 2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे विल बी एट अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम्हारा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सभी के सभी विल हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नियॉन को छोड़ के दे विल हैव more electronegativity compared to rest of the elements in their group, है ना। the electronegativity decreases down the group, समझ में आ गया? उनका साइज छोटा है, चार्ज टू रेडियस रेशियो भी छोटा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और तो और डी ऑर्बिटल भी नहीं है। ये सभी के रीजंस के कारण क्या हो जाता है, दे बेसिकली आर एनॉमलीज, ठीक है। वो अपना जो कैरेक्टर है बाकी के ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के साथ शेयर नहीं करते। नाउ सम एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड लाइक लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन resemble in their properties with the corresponding elements of the third period placed diagonally। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे लिख दूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। तो लिथियम तुम्हारे मैग्नीशियम के साथ थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी शेयर करेगा, बेरिलियम तुम्हारा एल्यूमिनियम के साथ शेयर करेगा, बोरॉन तुम्हारा सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा। यहीं पे यहां पे लिखा हुआ देखो, लिथियम शेयर्स इट्स प्रॉपर्टीज विद बेरिलियम, सॉरी मैग्नीशियम, बेरिलियम शेयर्स इट्स प्रॉपर्टीज विद एल्यूमिनियम एंड बोरॉन शेयर्स इट्स प्रॉपर्टीज विद सिलिकॉन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द diagonal relationship। Some elements of the second period like lithium, beryllium and boron resemble in their properties with the corresponding elements of the third period placed diagonally to them। This similarity in properties of elements placed diagonally to each other is called the diagonal relationship in periodic properties। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं the diagonal relationship। समझ में आ गया व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है व्हाट इज द डायगोनल रिलेशनशिप? नाउ नेचर ऑफ द कंपाउंड, द नेचर ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन इज जनरली कोवैलेंट, but other members of their respective group are predominantly ionic। सोडियम क्लोराइड, है ना, पोटेशियम क्लोराइड प्योरली आयनिक है तुम्हारे, ठीक है। मगर मैंने क्या बोला है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन यूजुअली तुम्हारे कोवैलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, बिकॉज उनका साइज बहुत छोटा होता है, तो तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना इज नॉट अ गुड थिंग। इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ट्रांसफर होएगा तो ही तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, है ना। if the electron is getting transferred from your atom to the other atom, then and only then what will happen, then and only then तुम्हारा जो आयनिक कंपाउंड है वो बनेगा। मगर लिथियम एंड तुम्हारा बेरिलियम एंड बोरॉन being so small are unable to do so, they are unable to do so। उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, शेयर करने के लिए अलाउ कर देगा मगर ट्रांसफर होने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ट्रांसफर होने बोला तो बोलेगा कि नहीं यू आर वेरी स्मॉल, ट्रांसफर तो नहीं हो सकता, यहां पे चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। सो द नेचर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन आर कोवैलेंट। कोवैलेंट होते हैं बिकॉज दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर अनेबल टू ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
समझ में आ गया? बहुत करीब न्यूक्लियस के होने के कारण, न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब होने के कारण, और तो और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लीव करने से इनकार कर रहा है, शेयर हो जा रहा है। ठीक है, नाउ मैक्सिमम कोवैलेंसी in the first member of each group, only 4 valence orbitals, that is 1 2s and 3 2p orbitals are available for bonding, whereas for the second members the number of available valence orbitals is 9। यहां पे देखो, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे, तो वी नो दैट जब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होता है, तो हमारे पास कितने सबशेल्स निकल के आते हैं, वी हैव एस, पी और डी। मगर जब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है, तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एस और पी मौजूद रहते हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एस और पी मौजूद होते हैं हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई? नाउ अगर अब इसी को यहां पे लॉजिक लगा के यहां पे देखो, सी what is happening here. So in the first member of each group only 4 valence orbitals are present, that is 1s, sorry 2s जो है, 2s तुम्हारा कितना ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, s होने के कारण एक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2p तुम्हारा कितने ऑर्बिटल्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3, p होने के कारण 3 ऑर्बिटल्स तुम्हारे कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ओवरऑल कितने ऑर्बिटल्स तुम्हारे कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, whereas in the third तुम्हारा पीरियड, फर्स्ट सेकंड, हाँ थर्ड पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारे पास s भी है, p भी है, d भी है, तो इन सबके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 9 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग 9 ऑर्बिटल्स। ठीक है, d के 5 भी अगर हम लोग जोड़ दें तो 4 + 5 हमें 9 ऑर्बिटल्स देखने को मिल रहा है। Thus the maximum covalency exhibited by the first members of each group, the maximum covalency exhibited by the first members of each group is 4। और वो भी कौन शो कर रहा है पता है, who shows 4 in the first सेकेंड पीरियड के अंदर कौन 4 शो करता है, सोच के देखो कौन 4 शो करता है, क्लास 10th में सीखे भी हो, टेट्रा वैलेंसी करके, कार्बन, कार्बन तुम्हारा मैक्सिमम वैलेंसी शो करता है ऑफ 4। ठीक है, फॉर एग्जांपल बोरॉन कैन ओनली फॉर्म Bf4- but not Bf6-, whereas the other members of the group can expand their valence shell to show a covalency of 6 तक जा सकते हैं। Aluminium generally forms Al(F6)3-, this is because of the presence of the d orbital in it। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है अगले रो में आता है, थर्ड रो में आता है ना, हाँ नियॉन के बाद सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, यू हैव द d ऑर्बिटल 2, d ऑर्बिटल भी रहता है तुम्हारे पास। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग d ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा और समझेंगे, देन वी विल कम बैक हियर। ठीक है, सो ये बात समझ में आ गई। सो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होता है तुम्हारा वो भी वेरी करता है। सो फॉर द सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स द मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या हो जाएगा आरएनएस, मैक्सिमम कोवैलेंसी किसके बराबर हो जाएगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कोवैलेंसी बी, सेकेंड पीरियड के लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, हाँ मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा रे, वो पूछ रहा हूं, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना तक जा सकता है, 4। कार्बन अभी तो कान सुन खोल के रखो आरएनएस, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 तक जा सकती है, कोवैलेंसी यहां पे देखो 10, द मैक्सिमम कोवैलेंसी एक्सिबिटेड बाय द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप इज 4। समझ में आ गया, 4 तक जा सकता है। नाउ अगला द पाई पाई बॉन्ड। ठीक है, नाउ because of their small size and high electronegativity, the first members of each group
of the p block show a large tendency to form double and triple bonds. देखा होगा तुमने, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन क्या करता है, कार्बन तो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है जिसको हम लोग अल्काइन बोलते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकता है जिसको हम लोग अल्कीन बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है जिसको हम लोग अल्केन बोलते हैं। ऑक्सीजन तुम्हारा डबल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये क्यों होता है? ये पाई पाई बॉन्ड कैसे बना पा रहे हैं ये लोग? दे आर एबल टू मेक दिस पाई पाई बॉन्ड बिकॉज, क्यों? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं इन साइज, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत ज्यादा हाई रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण और बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण ये क्या कर पाते हैं, ये आसानी से मल्टीपल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बना ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ अगला, and with the other elements of the second group period like कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या हो रहा है, कार्बन दो अलग अलग ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, एग्जैक्टली लाइक दिस, ऐसे कार्बन, ऐसा एक ऑक्सीजन और ऐसा एक ऑक्सीजन, दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? उसी तरह से तुम्हारे अलग अलग सोडियम कैल्शियम सॉरी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड ग्रुप। कार्बन नाइट्रोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइनाइड ग्रुप। नाउ सी ट्रिपल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड ओ, ये सारे के सारे तुम्हारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसलिए बन पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड वेरी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है? स्मॉल साइज और लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण दे आर एबल टू फॉर्म मल्टीपल पाई बॉन्ड्स। समझ में आ गया? मल्टीपल पाई बॉन्ड्स या फिर मल्टीपल पाई बॉन्ड्स बना पा रहे हैं। यूजुअली ये फर्स्ट ग्रुप के अलावा अगर तुम बाकी में जाए तो बहुत ज्यादा रेयर रहता है। इट इज एक्सट्रीमली रेयर फॉर एलिमेंट्स टू फॉर्म डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड लाइक द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जैसे तुम्हारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, उसी तरह से बाकी एलिमेंट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अंडरस्टूड? इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? लेट्स शैल वी मूव ऑन? ठीक है, इसको मैं फिर से एक शॉर्ट बना के आई विल मेक अ रिवीजन वीडियो फॉर यू गाइस टू। नेक्स्ट, periodic trends and chemical reactivity. We shall now try to explore relationship between the fundamental properties like atomic and ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and valency. ठीक है, इन सब के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करने वाले हैं। Now, the ionization enthalpy is the least for the alkali metals and because of their large size in their respective periods, है ना? Ionization enthalpy मतलब क्या होता है? The amount of energy required to lose the outermost loosely bounded electron, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? We call it the ionization enthalpy. ठीक है, because of their large sizes in the respective periods which occupy the left corner of the periodic table, thus these elements have a tendency to lose an electron and form a cation, and this tendency increases while we go down the group. So हमारा रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। फिर से बोल रहा हूं, रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन हमारा बन रहा है। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा रिया क्या होगा? इफ यू हैव अ लार्जर रेडियस, विल द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, बिकॉज देन द इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड, इवन मोर लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होने के कारण तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता जाएगा। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप कम से कम एनर्जी जरूरत पड़ेगी। सीजियम, सीजियम जो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को सिर्फ सनलाइट के सामने रख दो, सनलाइट के सामने रख दो, दैट इज वाई इनको हम लोग फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स क्यों बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लेन सनलाइट के सामने रख दो, वो इलेक्ट्रॉन्स को टक 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 करके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू कर देंगे।
बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ठीक है, समझ में आ गया। अगला, thus alkali metals are highly reactive and thus the alkali metals जो होते हैं तुम्हारे हाईली रिएक्टिव होते हैं। एक सेकंड रुको। सो अगला, the halogens which occupy the right extreme in the periodic table because of their high negative electron gain enthalpy have a tendency to accept an electron to form an anion. They have an ability to form anions. Okay? And this tendency decreases on moving down the group. Thus, halogens are highly reactive nonmetals and their reactivity decreases on moving down the group. This is obvious. Thus, it is obvious that the chemical reactivity is the highest at the two extremes and lowest at the center. तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे देखो, look at this table. यहाँ पे your the reactivity, chemical reactivity जो है is highest at the two extremes। ठीक है, यहां पे क्योंकि तुम्हारी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, यहां पे क्योंकि तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसलिए दे हैव द हाईएस्ट वैल्यूज बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स। ठीक है, और जैसे ही सेंटर में जाते हैं दे बिकम लेस रिएक्टिव बिकॉज बीच के हो जाते हैं ये लोग, है ना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ना ही ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो बीच में तुम्हारा रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, एट द टू एक्सट्रीम एंड्स यू हैव द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अगला, now the chemical reactivity of an element is represented by its reaction with oxygen and halogens. ठीक है, however here we shall consider only the oxides. The normal oxides of elements present on the extreme left are the most basic. हमने 10th क्लास में ही सीखा है, metals form basic oxides and non metals form acidic oxides, है ना। मेटल्स जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। इसमें भी तुम्हारा एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम और जिंक तुम्हारे एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स दोनों फॉर्म करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? what are aluminum and zinc oxides known as? Amphoteric oxides, that is they can behave as both an acid as well as a base। समझ में आ गया? Now the normal oxides of elements present on the extreme left are the most basic, Na2O, as they form strong bases। Na2O को अगर पानी में मिला दो तो क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na2O को अगर तुम पानी में मिला दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, अगला दूसरा, as they form strong bases when dissolved in oxygen। They form strong bases when dissolved in water and the oxides of the elements present on the extreme right are more acidic। ठीक है, Cl2O7, as they give strong acids when dissolved in water। ठीक है, तो तुम्हारे मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड्स। समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स शो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। दे बिहेव एज एन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस and they behave as a base in the presence of an acid। अगला, on the other hand the neutral oxides have no acidic or basic properties। Oxides of the elements present in the center are generally neutral। Carbon monoxide, nitrogen monoxide, dinitrogen monoxide, etc. are amphoteric and or amphoteric, Al2O3 और arsenic trioxide। ठीक है, आर्सेनिक ऑक्साइड भी तुम्हारा क्या होता है? एम्फोटेरिक। जिंक ऑक्साइड ZnO2, ठीक है, सॉरी ZnO, तुम्हारा Al2O3, ये सारे के सारे तुम्हारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं।
सो बीच के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर आइदर न्यूट्रल और एम्फोटेरिक इन नेचर। जो एक्सट्रीम्स में होते हैं तुम्हारे, ठीक है, जो तुम्हारे एक्सट्रीम्स के अंदर होते हैं दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। बीच के जो होते हैं दे फॉर्म न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। समझ में आ गया? अगला Al2O3 plus 6HCl gives you AlCl3 plus H2O। That is यहाँ पे तुम्हारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इट इज बिहेविंग एज अ बेस while reacting with an acid called HCl। उसी तरह से Al2O3 तुम्हारा क्या कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म क्या, NaAlOH। ठीक है, NaAlOH ये भी तुम्हारा एक सॉल्ट ही हुआ है ना, सॉल्ट बना दे रहा है ये। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एज वेल एज अ बेस। ठीक है, thus in short it can be said that across a period from left to right the acidic character of oxides increases whereas the basic character decreases। समझ में आ गया? लेफ्ट से लेके राइट में जाते वक्त एसिडिक कैरेक्टर घटते जा रहा है बिकॉज नॉन मेटल्स फॉर्म सॉरी तुम्हारा लेफ्ट से राइट में जाते वक्त तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करते जा रहा है ना, वही लिखा होगा। Across the period from left to right, the acidic character of oxides increases and the basic character तुम्हारा डिक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, बीच में क्या हो रहा है, एम्फोटेरिक नेचर देखने को मिल रहा है बीच में। Now, thus, in short, ये हो गया हमारा। However, on moving down the group, acidic character of oxides decreases because the non-metallic character decreases, whereas the basic character of oxides increases because the metallic character is increasing। हम सबको पता है जितना ज्यादा हम लोग नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर मतलब द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, उसी को ही हम लोग मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। जब हम लोग नीचे जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो तुम्हारा नीचे जाते वक्त तुम्हारे मेटल ऑक्साइड्स और ज्यादा बेसिक होते चले जाएंगे, मगर तुम्हारा जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, ठीक है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम व्हेन वी ग्रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो तुम्हारा जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है जब तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो क्योंकि तुम्हारा नॉन मेटालिक नेचर कम होते जा रहा है तुम्हारा वो लेस एसिडिक होते जाएगा। सो यू विल गेट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, you will get a strong acid, you will get a strong base when you move from top to bottom। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते वक्त तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होने के कारण तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। whereas when you go from top to bottom तुम्हारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बिकॉज नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्या होता है तुम्हारा, the acidic character of the oxide decreases, ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करने लगता है। समझ में आ गया? whereas the basic character of the oxide increases due to its metallic character increase होना। Now, trends of some other chemical properties are as follows। It is the tendency of an atom to lose, it is the tendency of an atom to lose the outermost electron to form cation। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसी को बोला जाता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन टू बेसिकली, है ना, मेक अ कैटायन। इट जनरली इंक्रीजेस एज द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, कितने आसानी से तुम्हारा एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा, जितनी कम उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। जितना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फ्रांसियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा कम है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने के कारण वो सबसे ज्यादा आसानी से क्या कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द मैक्सिमम। समझ में आ गया? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है,
Thus, it is generally increases as the ionization enthalpy decreases. It is the highest for alkali metals and lowest for halogens. On moving down the group, the electropositive character or the metallic character increases due to the decrease in the ionization enthalpy. Transition elements, however, are less electropositive than the one or the two metals because of their lower ionization enthalpy. Now, electronegativity character और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर देख लिया है, द एबिलिटी द ईज विथ विच तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। ये कब होगा तुम्हारा? जब it generally increases along a period from left to right and decreases as we move from top to bottom। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी शो करने वाला एलिमेंट कौन? वो भी फ्लोरीन ही होगा। बोथ ऑफ देम विल बी फ्लोरीन। समझ में आ गया? क्लियर है ये? 100% क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। The reducing property depends upon the tendency to lose an electron, that is electropositivity or metallic character, whereas the oxidizing property depends upon the tendency to gain the electron। ठीक है, who is a better oxidizing agent? Who is a better oxidizing agent? जो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है? खुद रिड्यूस हो रहा है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। Who is a better reducing agent? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, an element which is electropositive, more electropositive, will be what? Will be a strong reducing agent। Electropositive elements can easily give electrons. Giving electrons basically means reducing agent। Accepting electrons, you are reducing yourself। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? हाँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट? ठीक है। सो यहां पे इन द पीरियोडिक टेबल द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होते जा रहा है डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एक सेकंड, हाँ बोलो बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। So, in the periodic table, the reducing property increases down the group, whereas the oxidizing property decreases down the group। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, सॉरी, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, whereas the oxidizing property decreases down the group। अगेन सोच के देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारा क्या कर रहा है? नीचे जाते हो कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से तुम लूज कर पा रहे हो while you are moving down the group। If you are able to lose electrons more easily, then what happens? Your electropositivity increases, metallic property increases, therefore the reducing ability increases। तो रिड्यूस करना आसान हो जाता है as you move down the group। ठीक है, उसी तरह से तुम्हारा ऑक्सीडाइज होना है ना, यहां पे तुम्हारा when you go from top to bottom, the oxidizing property, that is ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? एबिलिटी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन कम होते जाता है as you move down the group। The alkali metals are strong reducing agents while halogens are strong oxidizing agents। समझ में आ गया?
Alkali metals, they are strong reducing agents because they have the ability to lose the electron the easiest, whereas halogens are strong oxidizing agents because they have the ability to gain an electron the easiest. समझ में आ गया? सो ये पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज को फिर से समझने की कोशिश करो. मैं शॉर्ट्स बनाते रहूंगा इस चैप्टर में, बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स बना दूंगा, ठीक है? जैसे पूरा का पूरा ये एक्सप्लेनेशन 10 मिनट का मैं एक बना के रख दूंगा. मेरा प्लान तो यही है. ये चैप्टर हमारा ऑफिशियली खत्म हो चुका है, ठीक है? सो अब थोड़ा सा मेरे को देखते रहो, ठीक है? हाँ, हमारे पास क्या क्या समझने को मिला? आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from the outermost shell of an atom is called its ionization enthalpy, है ना? ionization enthalpy तुम्हारा क्या करता है? जब तुम लेफ्ट से लेके राइट में जाते हो तो तुम्हारी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है ना? इट स्लोली एंड स्लोली इंक्रीजेस, है ना? लेफ्ट से लेके राइट में जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, टॉप से लेके बॉटम में जा रहे हैं तो क्या हो रही है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, ठीक है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इज लोअर as we go from top to bottom. Why? बिकॉज तुम्हारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होते जा रही है, जिसके कारण जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है इट इज नो लॉन्गर टाइटली बाउंड, इट इज लूजली बाउंड. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का उल्टा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, है ना? द अमाउंट ऑफ तुम्हारा एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन, एक इलेक्ट्रॉन को तुम्हें देने के लिए, हाँ, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इट स्लोली, आई थिंक, एक सेकंड रुको, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तुम्हारा क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है ना? बिकॉज फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या करता है? हद से ज्यादा एनर्जी को बाहर रिलीज कर देता है. सो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन एन एटम एब्सॉर्ब्स एन इलेक्ट्रॉन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. टॉप टू बॉटम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा? व्हाट विल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डू फ्रॉम टॉप टू बॉटम? हाँ, डिक्रीज हो जाएगा, है ना? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है. एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस तुम्हारा डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्यों? क्योंकि तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं आता है, तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है. तो लेफ्ट से लेके राइट में जाते वक्त क्या हो रहा है? तुम्हारा रेडियस श्रिंक होते जा रहा है. टॉप से लेके बॉटम क्या होता है? तुम्हारा रेडियस इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि हर बार एक नया शेल तुम्हारा ऐड होते जा रहा है. एटॉमिक रेडियस भी हो गया. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब तुम लेफ्ट से राइट में जाते हो इंक्रीज होती है, टॉप से लेके बॉटम जाते हो तुम्हारा डिक्रीज हो जाता है. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन. द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज फ्रांसियम, ठीक है? मेटालिक कैरेक्टर तुम्हारा कैसे इंक्रीज होता है? द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट. मेटालिक कैरेक्टर डायगोनली तुम्हारा ऐसे इंक्रीज कर रहा होता है. नॉन मेटालिक कैरेक्टर तुम्हारा डायगोनली इंक्रीज कर रहा होता है. बॉटम लेफ्ट से शुरू होके टॉप राइट की तरफ जा रहा है. इट इज स्लोली एंड स्लोली इंक्रीजिंग इन द पीरियोडिक टेबल. और क्या क्या चीजें हम लोगों ने सीखा था? हाँ, मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, ये. सो इसमें दे विल कीप, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर नॉट द सेम थिंग, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? तुम एक आइसोलेटेड एटम को उसके गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हो, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर क्या होता है? तुम्हारा जो वही एटम जो है जब कंपाउंड के फॉर्म में होता है तो क्या करता है? कितना उसको पुल करने का एबिलिटी होता है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा पास जो ये व्हाट से पाउलिंग स्केल के अंदर इट डिपेंड्स, तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिटरली डिपेंड कर रहा है किसके साथ जुड़े हुए तुम.
XA माइनस XB। तो हर बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारी चेंज होती जाएगी जब तुम अलग अलग एलिमेंट्स के साथ क्या करोगे, बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद वेरिएशन अलोंग द ग्रुप, वेरिएशन अलोंग द पीरियड, पीरियोडिसिटी, वैलेंसीज के बारे में तुम लोगों ने सीखा कि जो वैलेंसी होती है तुम्हारी 1 to 8 जाता है, या फिर वैलेंसी कंपेयर टू हाइड्रोजन 1 2 3 4 3 2 1 0 जाता है तुम्हारा। फिर उसके बाद वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड, नेचर ऑफ द कंपाउंड, मैक्सिमम वैलेंसी, हाँ एनॉमलीज रिलेटेड टू द सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स। ठीक है, वाई डू सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स बिहेव स्ट्रेंजर देन द फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सो अगली क्लास में इस चैप्टर को पूरा का पूरा रिवाइज करके आओ। ठीक है, कल के क्लास में आई गिव यू सम टाइम, ट्यूसडे के क्लास में जो भी डाउट हो रहा है तुम्हें इस चैप्टर में पूछ लेना मेरे से। फिर उसके बाद कल की क्लास में हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे फिजिक्स का। ठीक है, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, इन फिजिक्स। ठीक है, सो आई थिंक वी कैन एंड द क्लास। अभी अभी हम लोग एंड कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई तुम्हें डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास राइट नाउ एंड देन ये तो लीव भी कर गया। ठीक है, विल एंड द क्लास राइट नाउ एंड कल की क्लास सेम टाइम 9 o'clock शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, और फिजिक्स की बुक लेके आ जाना अरिहंत की। ठीक है, ओके। सो वी हैव फाइनली फिनिश्ड द वीडियो, वी हैव फाइनली फिनिश्ड द चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो। थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं कंफ्यूजन बीच में होता है, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा टीचिंग एबिलिटी अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अगले वीडियो में मिलते हैं।